नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का बाबा हिस्ट्री वाले के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसे कि आपको पता होगा, पहले दो क्लास में हमने प्राचीन कालीन साहित्यकार, मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन साहित्यकार और मध्यकालीन साहित्य के बारे में चर्चा करी थी अपन ने। और चर्चा करी थी और उनके बारे में अपन ने संपूर्ण जानकारी जुटाने का प्रयास किया था जो परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट होगा। और आज की इस क्लास में अपन क्या करेंगे साथियों, आज की इस क्लास में आधुनिक कालीन साहित्यकारों के बारे में चर्चा करेंगे। जो मध्य प्रदेश के आधुनिक कालीन साहित्यकार कौन कौन है और उनके बारे में सविस्तार जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, जो परीक्षा के हिसाब से, अपने एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मतलब कि आधुनिक कालीन साहित्यकारों के बारे में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उस तरीके से अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं, जैसे कि आप सभी दोस्त से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अगर आप सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी आपको एक बेहतरीन और अच्छा सुपर कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, जो कि मैं दे ही रहा हूँ। देने का क्या प्रयास करूंगा, जो कि मैं दे ही रहा हूँ। तो साथियों ठीक है, अपन बढ़ते हैं आगे, समझने का प्रयास करिएगा। आज की क्लास में पहला क्या रहेगा कि पहले रहेंगे अपने आधुनिक कालीन साहित्यकारों को अपन पढ़ रहे हैं। तो उन आधुनिक कालीन साहित्यकारों में हम पढ़ेंगे किनको, माखन लाल चतुर्वेदी को। किसको पढ़ेंगे? माखन लाल चतुर्वेदी को पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे गजानंद माधव मुक्तिबोध को। गजानंद माधव मुक्तिबोध के बाद में अपन देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान को। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान के बाद में अपन देखेंगे बाल कृष्ण शर्मा नवीन को। और इसके आगे और भी कुछ 5-6 साहित्यकारों के नाम है, उनके बारे में अपन विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसी चर्चा को और बेहतरीन और लाजवाब बनाने के लिए आप सभी दोस्त एकदम मस्त बेहतरीन अंदाज में एकदम व्यवस्थित बैठकर क्लास को आराम से सुनिए। सुनने से, कहते हैं दोस्तों कि सुनने से चीज़ें याद होती है। अपन पढ़ते तो जाते हैं, लेकिन माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है। पढ़ाई करने का एक बेहतरीन मूल मंत्र क्या है? कोई भी चीज़ हुई, देखो, सुनो और उसको गुनगुनाओ, सुनो और उसको गुनगुनाओ। मतलब कि ये एक फॉर्मूला है। कैसे? अपन कोई सा गाना है, अगर उस गाने को अपन सुनते और गुनगुनाते हैं तो वो अपने को याद हो जाता है। नहीं, यही तरीका पढ़ाई में काम करता है। सुनो और उसको गुनगुनाओ। क्या करो? सुनो और उसको गुनगुनाओ। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे चीजें कहीं ना कहीं अपन को जल्दी याद होती है। आ गई बात समझ में? तो आइए अपन समझते हैं। पहले किसको समझते हैं? माखन लाल चतुर्वेदी को। तो माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के बाबई। अब ये बाबई कहाँ पर है, ये आप हमें बताओगे। कुछ जिलों का नाम बताता हूँ। एक तो होशंगाबाद, एक मंदसौर, एक नीमच, एक ग्वालियर। तो इनमें से एक कोई सा आंसर रहेगा आपका, जो आप हमें बताइएगा, है ना। इनका उपनाम की बात करते हैं। माखन लाल चतुर्वेदी का एक उपनाम है साथियों, और उपनाम है तो उसको, उनको कौन से उपनाम से जाना जाता है? तो उनको भारत की आत्मा कहा जाता है, यानी कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किसको जाना जाता है? माखन लाल चतुर्वेदी को। तो प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा के रूप के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? माखन लाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। दूसरा, माखन लाल चतुर्वेदी ने बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। तो कौन कौन से ऐसे पत्र पत्रिका है, उनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनने की 100% संभावना बनी रहती है। जैसे कि कर्मवीर, प्रभा और प्रताप। अब सीधी सिंपल है, याद करने के लिए कोई अपन को ट्रिक म्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। कर्मवीर है कौन? प्रभा और प्रताप कौन थे? कर्मवीर। इस प्रकार से अपन इनको याद कर सकते। कौन है कर्मवीर? प्रभा और प्रताप। प्रभा और प्रताप कौन है? कर्मवीर। तो ये उनके कुछ समाचार पत्र हैं। जिसके बाद में उन्होंने, यानी कि अपन आधुनिक कालीन साहित्यकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आधुनिक कालीन साहित्यकार कहीं ना कहीं, ये दौर ऐसा है, गांधी जी का दौर है, ये दौर स्वतंत्रता संग्राम का दौर है, ये दौर आज़ादी का दौर है, ये दौर भारत के स्वाभिमान का दौर है, ये दौर भारत की स्वाधीनता का दौर है। तो अब उस समय ये साहित्यकार हुए, तो ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेते हैं, कहीं ना कहीं गांधी जी से प्रभावित होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे आंदोलनों में भाग लेते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ से भी प्रश्न उठकर आ जाता है कि ये साहित्यकार ने
किस आंदोलन में भाग लिया। तो अब माखनलाल चतुर्वेदी उस समय के युग पुरुष थे। तो युग पुरुष थे तो ये कौन कौन से आंदोलनों में भाग लेते उनके बारे में अपन देखते हैं। जैसे कि कसाई खाना आंदोलन, कसाई खाना आंदोलन में कौन, माखनलाल चतुर्वेदी भाग लेते हैं। जिसके बाद में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में भी ये भाग लेते हैं। फिर देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी एक अहम भूमिका रहती है। किस इनकी रहती है, माखनलाल चतुर्वेदी की। इस प्रकार ये क्यों कौन कौन सा आंदोलन, 3 आंदोलनों में भाग लेते हैं, कसाई खाना, असहयोग और भारत छोड़ो। आ गई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं अपन। अब साथियों इनकी मेन और महत्वपूर्ण चीज क्या है, इनकी रचनाएं। इनने कौन कौन सी ऐसी रचनाएं लिखी हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनको जानने का प्रयास करेंगे, तथा परीक्षा यहाँ से कुछ प्रश्न बना देती है। रचनाएं तो बहुत सारी है, देखो ये इतनी बहुत सारी, कम से कम 10-12 रचनाएं होंगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण रचनाएं उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर देंगे और मैं बता दूंगा कि ये कौन कौन सी महत्वपूर्ण होगी। जैसे कृष्ण अर्जुन युद्ध, माखनलाल चतुर्वेदी की एक रचना है, कृष्ण अर्जुन युद्ध, समय के पाऊ साहित्य के देवता। कृष्ण अर्जुन युद्ध, समय के पाऊ साहित्य के देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे। कौन कौन से, अमीर इरादे गरीब इरादे। पुष्प की अभिलाषा, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ये रचना कौन सी जेल में बैठकर लिखी गई थी, इसके बारे में आप हमें बताओगे कि ये रचना कौन सी जेल में बैठकर लिखी गई थी। आ गई बात समझ में, कौन सी, पुष्प की अभिलाषा। फिर हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, चिंतक की लाचारी। कौन सी, चिंतक की लाचारी। माता, एक रचना है माता, रंगों की बोली, युग चरण, समर्पण, मरण ज्वार। एक बार और रिपीट करता हूं, अब अपन थोड़ा सा इसको ट्रिक से मानने का प्रयास करते। कैसे कि भगवान कृष्ण और अर्जुन थे ना, उन्होंने एक समय निश्चित कर रखा था, किस लिए, महाभारत युद्ध को खत्म करने के लिए। तो कृष्ण अर्जुन युद्ध, समय के पाव, समय के पैर होते हैं, क्योंकि समय भी चलता है साथियों। समय एक ऐसी चीज है जो जिसको आपको भी पता नहीं है कब कौन सी स्थिति में लाके हमें खड़ा कर दे, कब राजा से रंक किसी को बना दे ये भी पता नहीं चलता, और कब रंक से किसी को राजा बना दे ये भी पता नहीं चलता। कि ऐसा बोलते हैं ना, समय बड़ा अनमोल है, यानी कि समय का कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी गाढ़ रात से सिंह हार जावे, समय का भरोसा को नहीं। तो ये वही समय है, क्योंकि समय का आज तक किसी को पता नहीं, समय कब और कहाँ, किस स्थान को, किस परिस्थिति और कहाँ पर पहुंचा दे। इसलिए समय का हमें हमेशा ध्यान करना चाहिए। तो समय के पाव, साहित्य का देवता। अगर अपन साहित्य लिखेंगे तो किसी देवी देवता को अपने को इष्ट मानकर चलना पड़ेगा, इसलिए साहित्य का देवता। हमारे इरादे गरीब भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं। जब हम कोई काम करते हैं, कोई अच्छा सा कार्य करते हैं, तो हमारे इरादे कैसे रहते हैं, यार हमें कुछ अच्छा बनना है, तो अमीर इरादे। कभी कभी ऐसा लगता है काम में ढील हो जाती है, तो यार गरीब ही अच्छा है यार, तो अमीर और गरीब हमारे इरादे डगमगाते रहते हैं। ये व्यक्ति यानी कि ये मनुष्य के साथ भी लागू होता है, ये चीज़ हमारे साथ भी लागू होती है। कभी कभी कोई से दिन हमारे अंदर बहुत एनर्जी रहती है, एनर्जी ऐसी रहती है कि हम दुनिया को बदल कर उलट पुलट कर देंगे। और कभी कभी ऐसा रहता है कि चुपचाप पड़े रहे यार, फालतू है ना, चिल्ला चोट करने की आवश्यकता है नहीं। इस प्रकार से हमारे मन में भी ऐसा चलता रहता है। हमारे क्या, सबके मन में चलता है कि कभी कभी उत्सुकता बहुत ज़्यादा जाग जाती है कि यार आज नहीं ऐसा, आज तो अपन को 20 घंटा पढ़ना है और अपने को आईएएस फोड़ डालना है। और कभी कभी ऐसा रहता है कि आप बहुत थक गए हैं यार, चुपचाप बैठ जाओ, छोड़ छाड़ कर चलो। ऐसा कुछ चलता रहता है माइंड में। तो ये इरादे बदलते रहते, इरादों का क्या साथियों, इरादे तो बदलते रहते हैं। पुष्प की अभिलाषा, ये बहुत अच्छी रचना है इनकी, जो बिलासपुर जेल में लिखी गई थी। हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, चिंतक की लाचारी। और कभी कभी चिंतन कर करके व्यक्ति लाचार हो जाता है कि यार क्या करें क्या करें, कुछ करे जा रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है, सफलता कुछ मिल ही नहीं रही है। तो इसको देख कर हमें एक बात याद आती है। कौन सी बात याद आती है, आपको सुनाते हैं। चलो आगे सुनाएंगे, आगे अभी तो बहुत लाइन है। फिर आती है माता, एक रचना है इनकी माता। फिर है रंगों की बोली, फिर है युग चरण, फिर एक समर्पण और एक है मरण ज्वार। इस प्रकार से ये रचना किनकी होती है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना होती है। आ गई बात समझ। अब साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
किनको, माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में। तो एक इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना हो जाती है हिम तरंगिणी। तो हिम तरंगिणी के लिए इनको क्या एक साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया या अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कब? 1955 में। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में आयोजित होता है। इस प्रकार अपन ने किनको, माखनलाल चतुर्वेदी को, देखो साथियों बहुत सारे पॉइंट है ऐसे, ऐसा नहीं है कि ये इतने में ही माखनलाल चतुर्वेदी को अपन ने समेट दिया है, बस यही है, नहीं। माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित बहुत सारे पॉइंट है। ये बोर्ड ऐसे 4 बोर्ड भरा जाए, इतना है उनके बारे में। लेकिन अपनी परीक्षा के हिसाब से कौन सी चीज जरूरी है उसको अपन समझने का और पढ़ने का प्रयास करें, ना कि हम पूरी उनकी जीवन लीला को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आ गई बात समझ में? तो इतना लोड मत लेना कि यार गुरु आपने थोड़ा से बताया हमें, हमने तो इतना पढ़ा है उनके बारे में। नहीं दोस्तों, हो सकता है रचना और भी होगी इनकी, लेकिन जो कहीं ना कहीं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, वो रचनाएं हमने पढ़ी है। आ गई बात समझ में? अब गजानंद माधव मुक्तिबोध के बारे में समझते हैं। गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म साथियों 1917 में कहां पर होता है? श्योपुर में होता है। कहां पर होता है? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला में 1917 में इनका जन्म होता है। इनका जन्म होता है। इनका नाम, एक उपनाम इनको संज्ञा दी जाती है। ये एक ऐसा अद्भुत दोस्त है, मतलब एक अद्भुत ऐसे आदमी है। हमारे एक दोस्त था ऐसा कि मान लीजिए हम स्कूल टाइम की बात बता रहे हैं, स्कूल 12th के आसपास की बात है, 11th-12th की। तो उसकी एक आदत थी। आदत क्या थी? चाहे कोई सा काम हुआ, हमारे एक सर थे, जीएस सर, इंग्लिश पढ़ाते थे और बहुत मारते थे। तो अब उनका किसी टीचर का काम करे या नहीं करे, लेकिन जीएस सर का काम हमें करना पड़ता था, मतलब हर कीमत पे करना पड़ता था। उनकी एक आदत थी, वो मारते तो नहीं थे, लेकिन इनकी गर्दन को ऐसे पकड़ लेते थे यूं करके। और अगर उनने यूं गर्दन पकड़ ली तो ये गारंटी की बात है 3 दिन आपको बुखार चढ़ेगी। ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ था, क्योंकि एक बार हमने भी कुछ नहीं बताया था, हमारी गर्दन भी उनने पकड़ी, 2 धप मारे पीठ पे फट फट, और 3 दिन बुखार चढ़ी साथियों। ये गारंटी की बात है, चढ़ी कसम से 3 दिन बुखार चढ़ी हमें। तो अब एक दोस्त थे हमारे, तो वो दोस्त हमें ये खबर ला के ये देते थे कि आज जीएस सर आए हैं और आज पूरा वंडर ऑफ साइंस का पूछेंगे, और जिनने नहीं बताया उनको बहुत मारेंगे। तो मतलब ये क्या थे, एक ऐसी भयानक खबर देते थे जिससे रूह कांप जाती थी। अब वंडर ऑफ साइंस 11th मतलब 10th से ही आ जाती है चीज़ें, तो 10th 11th 12th सब पढ़ लिया, लेकिन वंडर ऑफ साइंस पूरा याद कभी नहीं किया। हाँ, पॉइंट वन का नाम याद कर लिया, इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, दुनिया की चीज़ें, लेकिन जो वही लिखना है जो अपने को याद है, बाकी अपने को उनके हिसाब से कुछ भी याद नहीं था। उस प्रकार से क्या हुआ, वंडर ऑफ साइंस को पूछते थे, तो एक तरीके से इनको भी जाना जाता है, किनको? गजानंद माधव मुक्तिबोध को। तो इनका क्या नाम था? इनका काम क्या था? ये भयानक खबरों के कवि के नाम से जाने जाते थे। यानी कि ये अद्भुत टाइप की खबरें लाते थे। क्या करते थे? अद्भुत टाइप की खबरों को लाकर ये बताते थे, इसलिए इनका एक नाम रख रखा था, ये भयानक खबरों का कवि था। कभी कभी ऐसी खबर ला जाते थे, काज हमने जो ऊँट रहता है ना, उसको ऊँट को रेगिस्तान में नहीं, पानी में चलते हुए देखा। कहाँ पर देखा? पानी में चलते हुए। कभी कभी ये बोलते हैं हमने रेगिस्तान में ना पानी के नदियाँ बहती हुई देखी। इस प्रकार की ये बातें करते थे। कभी कभी ये बोलते थे कि हमने रेगिस्तान में जो गुलाब का फूल रहता है ना, उसको खिलते हुए देखे, कमल का फूल रहता है ना, उसको खिलते हुए देखा। इस प्रकार के ये कवि थे। तो इनको इसलिए क्या बोलते हैं? भयानक खबरों का कवि बोला जाता है। इनका एक उपन्यास है साथियों। उपन्यास कौन सा है? विपात्र। यानी कि माखनलाल गजानन माधव मुक्तिबोध का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक उपन्यास हो जाता है। कौन सा हो जाता है? विपात्र। कौन सा? तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से विपात्र नाम का उपन्यास किस लेखक का है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का। आ गई बात समझ में? अब अपन देखते हैं प्रगतिशील कवि। इनका एक नाम और है प्रगतिशील कवि, यानी कि ये प्रगतिशील कवि के नाम से भी जाने जाते थे। अब बात करते हैं अपन इनकी कुछ रचनाओं के बारे में। जैसे कि इनकी पहली रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। कौन सी? चांद का मुंह टेढ़ा। अब अपन थोड़ा सा इनको है ना, अब ये इनका नाम है भयानक खबरों का कवि, इससे रिलेट करने का प्रयास करते हैं। जैसे भयानक खबर कैसी? चांद का मुंह टेढ़ा। क्यों भाई साहब, ये चांद के मुंह को देख आए थे, ये टेढ़ा है कि सीधा है? ये भयानक खबर है कि नहीं? सोचने का प्रयास करिएगा, चीजें समझ में आ जाएगी, चीजें याद आपको आसानी से हो जाएगी। चांद का मुंह टेढ़ा,
भूरी भूरी खाग धूल, ओह देखो कितनी अच्छी बात है। भयानक खबर देते, पहली भयानक खबर क्या देते हैं? चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाग धूल। कहानी एक है इनकी कहानी। देखो ये तो कविता है, दो तो कविता कौन सी है? चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाग धूल। अब इनकी कुछ कहानी है, जैसे सता से उठता आदमी, सता जमीन से उठता आदमी, जमीन से वही आदमी उठता है जिसके क्या तो वो भूत बन जाए, क्या वो उसकी मृत्यु हो जाए, है ना। तो इसमें क्या है? सता से उठता आदमी, काट का सपना। समझना, भयानक खबरों के कवि को अपन याद कर रहे हैं, इनकी रचनाओं को देख रहे हैं। सता से उठता आदमी, काट का सपना, काम यानी एक पुनर्विचार, नई कविता, एक साहित्य की डायरी, चंबल की छाती। पूरी अलग ही रचना है, जैसे उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना याद रखो, भयानक खबरों के कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? गजानंद माधव मुक्ति बोध को जाना जाता है। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं में चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाग धूल, सता से उठता आदमी, काट का सपना, काम यानी एक पुनर्विचार, नई कविता, एक साहित्य की डायरी, चंबल की छाती। इस प्रकार अपन ने इनकी रचनाओं को देखा। अब अपन देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश यूपी में इनका जन्म होता है। और इनकी कर्म स्थली रहती है खंडवा में, क्योंकि इनका खंडवा में कहीं इनका विवाह हो जाता है, तो यहाँ पर वो फिर यहीं पर रहकर वो क्या करती है? अपना लेखन पाठन का काम करती है। फिर इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात करते हैं। को झांसी की रानी, इनकी पहली महत्वपूर्ण रचना है झांसी की रानी। बिखरे मोती, दूसरी रचना है इनकी बिखरे मोती। तीसरी रचना है राखी, राखी। चौथी है मुकुल, सीधे सादे चित्र। पांचवी रचना है जलियांवाला बाग में बसंत, ये जलियांवाला बाग में बसंत। फिर है त्रिधारा, फिर है वीरों का कैसा हो बसंत, ये इनकी इंपोर्टेंट रचना है, वीरों का कैसा हो बसंत। राखी की चुनौती, एक इंपोर्टेंट रचना इनकी ये हो जाती है, राखी की चुनौती। बचपन सभा के खेल, एक ये रचना है इनकी। एक है उन्मादिनी, उन्मादिनी। एक बार और अपन इनकी रचनाओं को देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की। देखो सुभद्रा कुमारी चौहान एक वीर रस से ओतप्रोत कवियत्री थी, या साहित्यकारों में इनकी गिनती होती है। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना है, उनको अपन देखेंगे कि एक तो है इनकी झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, बिखरे मोती जीवन कण, जलियांवाले बाग में बसंत, और एक है इनका एक और कौन सी रचना है? राखी। ये इनकी कुछ इंपोर्टेंट रचना हो जाती है, जिसको अपने को परीक्षा के हिसाब से थोड़ा याद रखना अति इंपॉर्टेंट हो जाता। अब हम देखेंगे बाल कृष्ण शर्मा नवीन को। बाल कृष्ण शर्मा नवीन के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाल कृष्ण शर्मा नवीन से संबंधित हमें क्या देखना है? पहले तो इनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म होता है शाजापुर में। कब होता है? 1897 में इनका जन्म होता है। 1897 में इनका जन्म होता है। और कहाँ पर होता है? शाजापुर में इनका जन्म होता है। शाजापुर में जन्म होता है। इनको एक इम्पोर्टेंट इनमें क्या पॉइंट आता है? ये राजभाषा आयोग है ना, उनके सदस्य भी रहे हैं। तो एक ऐसा प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार राजभाषा आयोग के सदस्य भी रहे हैं? तो क्या अपन इसका उत्तर देंगे? क्या अपन इसका उत्तर देंगे बाल कृष्ण शर्मा नवीन। क्या कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जो राजभाषा आयोग के सदस्य भी रहे हैं? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन इनके क्या रहे हैं? सदस्य रहे हैं। ये अपने को याद रखना है। अब इनकी कुछ रचनाएं, कौन कौन सी रचना होगी अपन उनको समझते हैं। कुमकुम, उर्मिला, रश्मि रेखा, अपलक, प्राण अर्पण, अनल गायन, विप्लव गायन, इस प्रकार से इनकी रचना है। देखो इनमें अपने को ज्यादा ट्रिक दिमाग तो लगाना नहीं है। दिमाग क्या, इनको बस याद ही रखना है, डायरेक्ट याद करो। कुमकुम, बालक जो बच्चे रहते हैं उनको कुमकुम बहुत तिलक लगाने के लिए बहुत पसंद आती। उर्मिला, उर्मिला भी। रश्मि रेखा, अपलक, प्राण अर्पण, अनल गायन, विप्लव गायन, इस प्रकार से क्या बाल कृष्ण शर्मा नवीन की ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो अपन ने इनको याद करने का प्रयास किया था। क्या किया था? इनको याद करने का प्रयास किया था। अब इनके आगे भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जिनको अपन देखेंगे।